हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जियोग्राफी गाइड। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा सोलिडिफिकेशन। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूपीएससी के 2025 में इसमें से 10 मार्कर पूछा गया है। आज हम डिस्कस करेंगे इसके सभी पैरामीटर को, कैसे हम इसको एक आंसर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है जो हमें इंक्लूड करनी ही चाहिए। ये लेक्चर क्वेश्चन आंसरिंग एंड एमसीक्यू दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए सोलिडिफिकेशन के ऊपर। जो कीवर्ड इम्पोर्टेंट रहेंगे आई विल कीप मार्किंग दैट। सबसे पहले सोलिडिफिकेशन में जो आपको चीज़ याद करनी है वो ये है कि ये एक पेरिग्लेशियल स्लोप प्रोसेस होता है। ये कीवर्ड आपको बिल्कुल रट लेना है, पेरिग्लेशियल स्लोप प्रोसेस, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर सी डेफिनेशन देखें तो सोलिडिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा स्लो होता है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे लैंडस्लाइड में काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है, सोलिडिफिकेशन में ऐसा नहीं होता। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। ये डाउन स्लोप मूवमेंट करता है और ये वाटर के फ्लो के साथ चलता है। जब किसी जगह की मिट्टी वाटर सेचुरेटेड हो जाती है कि मतलब अब वाटर सेचुरेटेड हो जाना, अब उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं बची है कि वो कुछ और क्वांटिटी वाटर की होल्ड कर सके, उसका एक सेचुरेटेड पॉइंट आ चुका है और उसके बिनिथ जो सरफेस है वो इतना इम्परमिएबल है कि वो वाटर क्वांटिटी अब नीचे भी नहीं जा सकता है। तो सेचुरेट होने के बाद उस सॉइल में वेट इतना बढ़ जाता है कि वो आगे की तरफ खिसकना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि सोलिडिफिकेशन का प्रोसेस ओकर होता है। यही इस डेफिनेशन में लिखा गया है कि एक स्लो डाउन स्लोप प्रोसेस होता है वाटर सेचुरेटेड सॉइल का ओवर एन इम्परमिएबल और फ्रोजन सब सरफेस। ये फ्रोजन सब सरफेस भी आपको याद करना है, इम्परमिएबल भी आपको याद कर लेना है। ये परमाफ्रोस्ट और सीजनल फ्रोजन ग्राउंड में होता है जो ये प्रोसेस है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे हमारा। इस प्रोसेस को जो ड्राइव करता है वो है फ्रीज था एक्शन। फ्रीज था एक्शन का मतलब होता है कि जब हीट बढ़ती है तो जो फ्रोजन सरफेस है वो मेल्ट हो जाता है और जब टेम्परेचर घटता है वो दोबारा से आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरीके से अगर हम अपनी आम बोलचाल भाषा में देखें तो ये एक बर्फ का पिघलना और जमना वो प्रोसेस है। इस चीज को हम माइंड में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। इसके जो की पॉइंट्स होते हैं, ये एक टाइप ऑफ सॉइल क्रीप होता है। क्रीप का मतलब होता है मतलब कि कोई भी ऐसे प्रोसेस उसमें ऐसे कुछ हिस्सा निकल के आगे खिसक जाना। क्रीप मतलब धीरे धीरे रेंगना होता है ना, ऐसे खिसक के धीरे 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 रेंग के निकल जाना। ये सॉइल क्रीप का एक प्रोसेस माना गया है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कहाँ ओकर होता है। तो इसको जो हम मेजरली सीन करते हैं वो काफी ठंडी जगहों पे करते हैं, जैसे कि टुंड्रा हो गया, हमारे सब आर्कटिक हो गया, या हाई माउंटेनियस रीजन्स हो गए। इसकी जो मूवमेंट होती है वो मिलीमीटर से सेंटीमीटर होती है हर साल। मतलब आप देख सकते हैं कितना स्लो प्रोसेस है। एक साल में वो 1 mm या 1 सेंटीमीटर ही मूव कर रहा है, तो वो इतना मतलब आपको दिखाई नहीं देगा। यू कांट ऑब्जर्व इट विद नेक्ड आईज। आप उसके लिए एक प्रॉपर सैटेलाइट सेटअप रखें, उसको 24/7 मॉनिटरिंग में रखें, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दैट प्रोसेस इज बीइंग मूव्ड। ओके, so this process is controlled by freeze-thaw cycle and the presence of permafrost। ये हो चुका है हमारा। अब जो इसका प्रोसेस होता है वो कैसे वर्क करता है एक बार हम ये देख लेते हैं। जो फ्रीज और था साइकिल होते हैं, मतलब पिघलने और जमने वाले जो साइकिल्स होते हैं, वो विंटर फ्रीजिंग होती है। जैसे सर्दियों का मौसम आया वो फ्रीज हो गए, समर आए तो वो सब पिघल गए, तो एक एक्टिव लेयर क्रिएट हुई। एक्टिव लेयर मतलब कि जो ऐसे डोरमेंट स्टेट में नहीं पड़ी हुई है, जैसे जैसे वहाँ टेम्परेचर का चेंज हो रहा है उसमें भी मूवमेंट हो रहा है, तो दैट विल बी अ एक्टिव लेयर। उस कुछ समय के बाद उस लेयर का एक वाटर सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, जिससे कि जो पिघली हुई अपर लेयर होती है ना वो वाटर लॉगिंग करने लग जाती है। मतलब वहाँ पानी ठहरने लग जाता है। पानी ड्यू टू बीइंग अ इम्परमिएबल सरफेस बीनीथ दैट लेयर, पानी वहाँ वाटर लॉग करना शुरू कर देता है और एक सेचुरेशन पॉइंट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से उस लेयर की नीचे वाली लेयर से पकड़ खत्म हो जाती है। सो
दिस इज कॉल्ड द लॉस ऑफ कोहेसिव। जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता रहता है और जो उनके अंदर का फ्रिक्शन होता है सॉइल में वो खत्म हो जाता है, जिससे कि डाउन स्लोप मतलब जब आप एक जगह पे खड़े हो और यहाँ आपकी पकड़ नहीं है तो आप धीरे 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 खिसकने लग जाते हो। आप कभी भी किसी वॉल के साइड में खड़े होके ऐसे सिटिंग पोजीशन देखना, अगर एक टाइम के बाद जब आपके पैर जवाब देने लग जाते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो काफी हैवी फील करने लग जाती है और आपके पैर ऐसे आगे की तरफ आपको पुश करने लग जाते हैं। अगर आप उस समय ना उठे तो शायद आप गिर भी सकते हो। तो ये सेम मोमेंट इसमें होता है, जब प्रेशर यहाँ बढ़ जाता है तो वो लेयर आगे की तरफ खिसकने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिपोजिशन और लैंडफॉर्म फॉर्मेशन उस जगह पे हो जाते हैं, जो कि मटेरियल एक्यूमुलेट और फॉर्मिंग लॉव शीट्स और टेरेसेस। ये तो जैसे जैसे मिट्टी मूव करेगी तो ये कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म्स अपने फॉर्म करते ही हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं ये सब। अब इसका जो मैकेनिज्म है जो आपको अपने आंसर में डायग्राम यूज करना है वो ये वाला है। इसमें आपको ऐसे एक लेयर ड्रॉ करके दिखानी है, नीचे आपको ये परमाफ्रॉस्ट इम्परमिएबल लेयर शो करना है, ये थो लेयर है, मतलब जहाँ पिघल रहा है, ये एक मिट्टी की लेयर है। अब स्प्रिंग और समर में ये पिघल जाती है, यहाँ पानी आ गया, ये एक्टिव लेयर बन गई है। और विंटर के समय में पानी यहाँ पे लॉक हो गया, लॉक होने के बाद ये काफी जम गया है। ठीक है, ये काफी अच्छा डायग्राम है, आपके आंसर्स में काम आएगा। ये कीवर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं अगर आप आंसर लिखें, और ये कीवर्ड तो कोई मतलब नहीं बनता वो आंसर लिखने का। ठीक है, पेरिग्लेशियल, फ्रीज थॉ, एक्टिव लेयर, सैचुरेशन पॉइंट, क्रीप, परमाफ्रॉस्ट, लॉब्स। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब सोलिडिफिकेशन क्रिएट होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? एक तो आपके पास एक्टिव लेयर होना चाहिए, दूसरा वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस परमाफ्रॉस्ट होनी चाहिए, यानी कि सर्दियों में वहाँ थॉ होना चाहिए और विंटर्स में वहाँ फ्रीज होना चाहिए। ये कंडीशंस हमने अभी यहाँ देखी भी हैं, सेम चीज है, उसको थोड़ा और इलेबोरेट कर दिया है। जो एक्टिव लेयर होती है उसमें चीजें थो और फ्रीज होती रहती हैं। एक्टिव लेयर का मैंने आपको बता दिया। एक्टिव लेयर के बाद में आती है ट्रांजिशन लेयर और नीचे रहती है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट जो पूरे साल फ्रोजन रहता है, और जब इन एक्टिव लेयर और परमाफ्रॉस्ट के बीच का जो लिंकअप है वो खत्म होता है तो ही सॉइल क्रीप होना स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। ओके, आगे बढ़े। अब इनकी जो फेवरेबल कंडीशंस रहती हैं वो देख लीजिए। कोल्ड क्लाइमेट हम बात कर चुके हैं, प्रेजेंस ऑफ परमाफ्रॉस्ट, फाइन ग्रेन, पोरली ड्रेन। अब हाँ, ये होना चाहिए कि सॉइल है वो पुअरली ड्रेन होनी चाहिए, मतलब पानी की कैपेसिटी, मतलब इतना जो उनके सॉइल के पोर्स हैं वो इतने ओपन नहीं होने चाहिए, वो काफी इम्परमिएबल होने चाहिए ताकि पानी उस सरफेस लेयर पे ठहरे। ठीक है, अब इसमें आगे जो है स्लोप होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी होगा, अगर स्लोप ही नहीं होगा तो आगे मूवमेंट कैसे होगी। स्लोप कम से कम 5 से 20 डिग्री का वहाँ पे होना ही होना चाहिए। एडिक्वेट मॉइस्चर फ्रॉम स्नो, मेल्ट, रेनफॉल और ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो इसको कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं वो देख लेते हैं हम एक बार। जैसे कि स्लोप ग्रेडियंट का रोल जो होता है वो काफी इम्पोर्टेंट होता है। जितना स्लोप होगा उसी बेसिस पे जो क्रीप रेट है, मतलब कितनी स्पीड से सॉइल क्रीप कर रहा है वो डिपेंड करता है। सॉइल का टेक्सचर भी डिपेंड करता है। पानी की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीज थॉ इंटेंसिटी क्या है उनके साइकिल की, और वेजिटेशन कवर वहाँ का क्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद कर लीजिए। मतलब घूम फिर के 6-7 चीजें जो बार बार रिपीट हो रही हैं, आपको ये दिमाग में बैठा ही लेनी है। अब समरी प्रोसेस क्या है इनका, ये हम शायद यहाँ भी देख चुके हैं, बट एक बार और देख लेते हैं। आप ये वाला डायग्राम भी अपने पेपर में बना सकते हैं। जैसे कि परमाफ्रॉस्ट इम्परमिएबल लेयर है, एक एक्टिव लेयर होगी जिसमें फ्रीज एंड थॉ होगा, जिसकी वजह से राइज इन पोर वाटर प्रेशर होएगा और लॉस ऑफ कोहेशन हो जाएगा, जिससे रिजल्टिंग होगा स्लो डाउन स्लोप मूवमेंट एंड सोलिडिफिकेशन लैंडफॉर्म वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस। अब मूविंग फॉरवर्ड, आगे इसमें दिया गया है जो लैंडफॉर्म्स सोलिडिफिकेशन से बनते हैं वो देख लेते हैं। तो सोलिडिफिकेशन से एक तो लोब्स फॉर्म होते हैं, सोलिडिफिकेशन शीट्स फॉर्म होती है, टेरेसेस एंड बेंचेस फॉर्म होते हैं। अब लोब्स में क्या होता है, जैसे कि यहाँ से अगर सॉइल ने क्रीप करना शुरू किया तो कई बार क्या होता है कि वो ऐसे जब आगे प्रोसीड करती है तो पूरी शीट ऐसे आगे ना बढ़ के उसका कुछ हिस्सा ऐसे आगे की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, बाकी वहीं रहेगा, उसका कुछ हिस्सा। तो ये एक टंग शेप कन्वेक्स फ्रंटेड मासेस ऑफ सॉइल एंड डेब्रिस होता है, जिसे हम सोलिडिफिकेशन लोब्स बोलते हैं। अब शीट्स में क्या होता है, जैसे कि ये एक परत है, ये पूरी की पूरी परत आगे ऐसे आगे, ठीक है, पूरी की पूरी लेयर आगे की तरफ मूव कर रही है एक शीट के फॉर्म में, तो वो शीट होता है सोलिडिफिकेशन शीट।
अब टेरेसेस और बेंचेस में क्या होता है, ये ना यहाँ पे सीढ़ी नुमा इरोजन हो जाता है। जैसे कि अगर बार बार सोलिडिफिकेशन हो रहा है और फ्लूवियन इंसिजन क्रिएट हो रहा है, जिससे कि यहाँ पे ये ऐसे स्टेप फॉर्म हो जाते हैं, जिसे हम टेरेसेस एंड बेंचेस प्लेटफॉर्म बोलते हैं। अब इन डिपॉजिट्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। ये पोरली स्ट्रेटिफाइड डायमेक्टोन्स होते हैं। द क्लास ओरिएंटेड पैरेलल टू स्लोप डायरेक्शन, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, जो स्लोप की डायरेक्शन होगी उसी के पैरेलल ये होंगे। इनमें हाई वाटर कंटेंट होता है, रिच इन फाइन मैट्रिक्स होता है। ये वैली फिल्स, लोअर स्लोप और फुट स्लोप बेसिन फ्लोर फॉर्म कर, नीचे आएंगे तो स्लोप से फॉर्म करेंगे फुट स्लोप। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके इन्वायरमेंटल एंड जियोमॉर्फिक इम्पैक्ट्स होते हैं। ये क्या करता है कि जो स्लोप्स हैं उनको स्मूथ कर देता है और किसी भी हिल के रिलीफ को रिड्यूस करता है। ये इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया। उसको अगर आप प्लेन एरिया में कन्वर्ट कर दोगे तो ये एक इफेक्ट करेगा वहाँ के इकोसिस्टम पे। ये वैली फिल डिपॉजिट को थिकन कर देता है। अब ज्यादा डेब्रिस ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो तो थिकन होगा ही, और जो रिगोलिथ है, उस जो सॉइल की लेयर है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी करता है, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय कर देता है ओरिजिनल सॉइल को और सेडिमेंट स्ट्रेटिफिकेशन को, इसकी वजह से ये होता ही है। इट इज क्वाइट ऑब्वियस। इसमें सॉइल फॉर्मेशन काफी इन्फ्लुएंस होती है और लोकल ड्रेनेज और हाइड्रोलॉजी को भी ये मॉडिफाई करता है। अब ह्यूमन और इंजीनियरिंग इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि सेचुरेटेड मोबाइल सॉइल्स रिड्यूस स्लोप स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी तो उसकी कम हो जाएगी अगर उसमें सेचुरेशन पॉइंट बढ़ रहा है तो, जिसकी वजह से रोड, रेलवे, पाइपलाइन, बिल्डिंग, इन सबको डैमेज हो सकता है, ठीक है। ये लीड करता है ग्राउंड डिफॉर्मेशन। अब ग्राउंड की अगर किसी सरफेस की लेयर ऊपर से हट के अपनी जगह छोड़ देगी, ऊपर से हट के ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगी, तो उसका ऑब्वियस सी बात है डिफॉर्मेशन होगा ही होगा। कई बार उसमें क्रैकिंग भी फॉर्म हो जाती है और डिफरेंशियल सेटल, कई बार मतलब पूरे सेटलमेंट भी नीचे आ जाते हैं, हमें जब पता नहीं होता है। तो कई बार हम ऐसी जगह पे सेटल कर लेते हैं जहाँ सोलिडिफिकेशन का डेंजर होता है, लेकिन ओवर द टाइम वो इतना धीरे धीरे खिसकता रहता है कि हम रियलाइज नहीं कर पाते और एक दिन पूरे का पूरा जो सेटलमेंट है वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। अब ये प्री डिस्पोज कर सकते हैं स्लोप्स को, मतलब स्लोप की शायद लाइफ ज्यादा थी, उसको पहले ही डिस्पोज कर दिया और एक फास्टर मास मूवमेंट और डेब्लिस थ्रो, ये कॉमन सी बातें हैं। अब इसकी जो पैलियोक्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस है, ये काफी ज्यादा क्लाइमेट कंट्रोल होते हैं, मतलब इट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक क्लाइमेट करेक्टरिस्टिक, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो पेरिग्लेशियल होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ फ्रीजन था का कॉन्सेप्ट है। इनकी जो प्रेजेंस है जहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, वहाँ के जो फॉसिल हैं वो इंडिकेट करते हैं कि वहाँ की हिस्टोरिकल पेरिग्लेशियल कंडीशंस कैसी रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यूज होते हैं वहाँ के पुराने टेम्परेचर की स्टडी करने के लिए, वहाँ की जो इंटेंसिटी है या एक्सटेंट है परमाफ्रोस्ट ऑकरेंस का, या पास्ट में अगर कोई फ्रीज था इवेंट उस इन्वायरमेंट में हुआ है तो उसको स्टडी करने के लिए भी काफी काम में आते हैं ये प्रोसेसेस। अब एक नटशेल में देखें तो ये क्या चीज होती है, ये शेप करते हैं किसी भी पेरिग्लेशियल लैंडस्केप को, वहाँ की सॉइल और हाइड्रोलॉजी को कंट्रोल करते हैं, ये थ्रेटन करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन दे प्रिजर्व द क्लाइमेटिक हिस्ट्री। एक जगह से किसी चीज को उठा के नीचे की तरफ ले आना और फिर वो ऑब्वियसली वहाँ स्टोर ही हो जाएगा, जो जिसके ऊपर जाके उसने अपना डेब्रिस पूरा इकट्ठा किया है, तो उसके नीचे की चीजें प्रिजर्व हो जाती है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड आगे हम देखेंगे, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट शीट है। इस एक शीट में बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ये वाला जो पोर्शन है, ये एक प्रोसेस जो है इसका, वो मैंने इस फॉर्म में ड्रॉ किया है, आप इसको याद कर लेना कि कैसे कोल्ड क्लाइमेट फ्रीज। तो आप अगर पूरी शीट ना देख के सिर्फ ये भी देख लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा एक बार पढ़ने के बाद। एक बार पूरा देख लेना लेकिन पहले। एक्टिव लेयर वाला कॉन्सेप्ट होता है पोर वाटर प्रेशर, लॉस ऑफ कोहेशन, स्लो डाउन स्लोप क्रीप, डिपोजिशन, ये सब हो गया। वेयर डज इट ऑकर, हाई लैटिट्यूड रीजन्स में होता है, ये कुछ एग्जांपल मैंने ऐड कर दिए हैं। हाई माउंटेन रीजन्स में होता है, ये कुछ माउंटेन्स के नाम मैंने ऐड किए हैं। ये पेरिग्लेशियल रीजन है, अगर आपको वर्ल्ड मैप आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं बनाने की, और ये पेरिग्लेशियल पोर्शन है जो वो उसमें दिखा सकते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, आल्प्स के लिखे हैं, स्कैंडिनेविया कंट्रीज के लिखे हैं। ये कुछ की टर्म्स है, ये आप पढ़ लेना सिर्फ, ताकि आप जब आंसर राइटिंग करें तो आप इन कीवर्ड्स को यूज करें, और एमसीक्यू में अगर ये कीवर्ड्स आते हैं तो आप अपना आंसर निकाल सकें। एक लाइन में अगर रिवीजन करें तो स्लो फ्लो सैचुरेटेड सॉइल ओवर फ्रोजन और इम्परमिएबल ग्राउंड ड्यू टू फ्रीज, थॉ एंड ग्रेविटी इन
पेरिग्लेशियल जोन्स। पीवाईक्यू से कैसे लिंक करेंगे, ये कुछ पीवाईक्यू आए हुए हैं, हमें मास वेस्टिंग का रोल देखना है लैंडस्केप इवोल्यूशन में, आप इसको थोड़ा थोड़ा उससे लिंक कर सकते हैं। तो जो 25 में पूछा गया है, ये चीजें आपको याद करनी है। ये कीवर्ड आपको, ये ग्रेविटी वाला भी कीवर्ड याद कर लेना आप। इसकी स्मॉल एरर मूवमेंट होती है जिससे कि बिग लैंडस्केप इम्पैक्ट होता है। आई होप आई एम एबल टू टीच यू प्रॉपरली नाउ। एट द एंड, thank you for watching this video, and for notes एक तो आप I will drop a telegram link in description box. Second thing, our point of contact will be this email ID, that will be the geography guide 1@gmail.com। यहाँ आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं अगर कोई ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट आपको क्वेरी है। आई विल सी दैट मेल, अगर वो इम्पोर्टेंट हुआ तो आई विल पिक इट अप एंड वी विल एड्रेस इट टुगेदर। सो अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।